नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं। हम आपको फिजिक्स अर्थात कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्ययन करवाएंगे। आपको वीडियो जैसे भी लगे आप वीडियो में कमेंट करके जानकारी ज़रूर दीजिए कि आपको मेरे द्वारा जो अध्ययन करवाया जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपकी प्रतिक्रिया जिस प्रकार की भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जानकारी दीजिए। जब भी कभी मैं किसी विषय को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मेरा प्रयास होता है कुछ विषय की मैं बेसिक जानकारी दूँ। जैसे कि आपने मेरे वीडियो में केमिस्ट्री में देखा होगा, जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का बेसिक दिया था। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री की प्रत्येक वर्ण का फुल फॉर्म क्या है, अर्थात सामान्य शब्दों में कहें तो मैंने उसे कवर करने का पूर्णतः प्रयास किया था, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरा मानना होता है कि किसी विषय को यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट करें, उसका सबसे पहले इतिहास दें, फिर उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है यह जानकारी दें। मैं अपने तरफ से पूर्णतः क्लियर जानकारी देना चाहता हूँ। तो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 हमने भौतिक विज्ञान के इतिहास को स्पष्ट तौर पर समझाया है। यदि भौतिक विज्ञान का आप यदि इतिहास चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान के फिजिक्स की प्रत्येक वर्ण का फुल फॉर्म जनक उत्पत्ति किस तरह हुई, यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। इस पाठ में हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान से। सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, जो अपनी प्रकृति है, कहा जाए तो यह सभी विषयों की जननी है। सभी विषयों की उत्पत्ति स्रोत यह प्रकृति ही है। तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, क्रमबद्ध का तात्पर्य एक के बाद एक, सुव्यवस्थित का तात्पर्य है सही ढंग से व्यवस्था करना। जैसे आप देखते हैं सामान्य तौर पर छोटा के बाद बड़ा आता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि छोटा के बाद ई आए? क्योंकि क्रमबद्ध नहीं, सुव्यवस्थित नहीं है, वो क्रम के आधार पर भी नहीं है। और जब हम किसी भी प्रकृति के किसी भी ज्ञान को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित करते हैं तब उस विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान के मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है इसकी भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा का नाम है रसायन विज्ञान, तीसरी शाखा का नाम है जीव विज्ञान। तो आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान, वैसे तो हम इनके इतिहास पर अलग से पृथक वीडियो बना चुके हैं, प्रत्येक का इतिहास हमने क्लियर किया है। यदि आप देखना चाहें तो इस वीडियो की स्क्रीन पर इतिहास से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर आप विजिट करके देख सकते हैं। तो विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। तो शॉर्ट में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो आपका अध्याय 1 प्रारंभ है, कक्षा 12 विषय भौतिक, अध्याय 1 विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, पाठ फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा तो है नहीं है कोई भी घटना हो वह प्रकृति में डायरेक्ट या सामान्य तौर पर कहें उसी रूप में प्राप्त हो जाए।
जो प्रक्रिया होती है किसी भी घटना के प्रारंभ होने की, तो वह क्रमबद्ध तरीके से होती है। तो सबसे पहले विद्युत किस तरह विद्युत क्षेत्र के रूप में आई, तो यह घटना आज 600 ईस्वी की समथिंग है। यह घटना कब प्रारंभ हुई थी? 600 वर्ष पूर्व। यह 600 ईसा पूर्व की है घटना है। तब यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे, जिन्होंने अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। किसकी छड़ को? अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। जैसे यह मान लें कि एक छड़ है, एक कपड़ा है, तो उन्होंने इसी प्रकार उसमें क्या किया, इस प्रकार रगड़ा, ऐसा किया अच्छी जोर से लंबे समय तक। तो उन्होंने देखा कि इस अंबर की छड़ में हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ गया है। चाहे तो आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद आप कंघा करते हैं, कंघी करते हैं। जब कंघी को छोटे छोटे टुकड़ों के पास कागज के ले जाते हैं, तो आप देखते हैं को है छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी की ओर आकर्षित हो रही है। तो इसी प्रकार यह घटना 600 ईस्वी पूर्व है। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, घर्षण किया, तो उन्होंने पाया कि अंबर की छड़ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया है, अर्थात वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा है। फिर इसके बाद यह प्रयोग लगभग 2000 वर्ष तक किसी ने इस प्रयोग को दोहराया नहीं। लगभग 2000 वर्ष तक किसी वैज्ञानिक का इस ओर ध्यान नहीं गया। लगभग 2000 वर्ष तक किसी वैज्ञानिक का इस ओर ध्यान नहीं गया। सन 1665 में थॉमस ब्राउन ने पुनः इस प्रयोग को दोहराया। इस सन को आप अच्छी तरह से याद रखिए। 1665 नहीं है, यहाँ पर 1646 है। तो 2000 वर्ष तक किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। सन 1646 में थॉमस ब्राउन ने इस प्रयोग को पुनः दोहराया और उन्होंने पाया कि जब हम किसी पदार्थ को, जो जैसा कि यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने पाया था, उसी प्रकार थॉमस ब्राउन ने यह सिद्ध किया कि हम किसी भी पदार्थ को, जैसे कि अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ते हैं, तो उसमें आकर्षण करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार इन्होंने पाया थॉमस ब्राउन ने। तो तब इसकी पहले की जो घटना है, इसकी पहले की घटना में यहां पर इस पदार्थ को किसी ने विद्युत नहीं कहा था। इस पदार्थ को किसी ने विद्युत नहीं कहा था। यह जो घटना थी, इस पदार्थ को किसी ने विद्युत कह के संबोधित नहीं किया था। सन 1600 में पुनः देखिए, यहां से एक छोटी सी कड़ी 1646 पर पहुंचने से पहले एक छोटी सी कड़ी छूट चुकी है, क्योंकि अब विज्ञान पढ़ रहे हो। विज्ञान में क्रमबद्ध आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो थोड़ी सी घटना है कि छूट चुकी है, उसी दिखती है। आपने देखा सन 600 ईस्वी पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, घर्षण किया, तो उन्होंने पाया कि अंबर की छड़ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ चुका है। फिर इस प्रयोग को 2000 वर्ष तक किसी भी वैज्ञानिक का इस पर ध्यान नहीं गया। लगभग 1600 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने, जो अंबर है, अंबर यह एक यूनान का शब्द है और यूनान में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इस अंबर के कारण ही इस क्षेत्र, इसी विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इस अंबर से। यूनान में अंबर को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में, यूनानी भाषा में
इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से किसकी उत्पत्ति हुई? इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस प्रकार कहीं जाकर आपका विद्युत अपना बना। तो विद्युत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इस अंबर शब्द से। तो यह 1600 में घटना घटित हुई थी। अब इसके बाद आता है 1646। 1646 में टॉमस ब्राउन ने इस घटना को पुनः दोहराया और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने इस अज्ञात कारण को, जो अभी निश्चित तो था नहीं कि अज्ञात कारण क्या है जिसके कारण ये हल्की वस्तु इसकी ओर आकर्षित हो रही है। तो टॉमस ब्राउन ने इस अज्ञात कारण को, जिसके कारण घर्षण करने पर हल्की वस्तुओं का गुण उत्पन्न होता है, उसी नाम इन्होंने विद्युत दिया। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण जिस कारण से होता है, उस कारण को क्या नाम दिया इन्होंने? विद्युत। अर्थात घर्षण करने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत कहती है। यह परिभाषा सर्वप्रथम 1646 में टॉमस ब्राउन द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? टॉमस ब्राउन के द्वारा। और इस विधिया जो विद्युत उत्पन्न हुई थी, घर्षण के कारण उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहा गया। यह विद्युत किसके कारण उत्पन्न हुई थी? घर्षण के कारण। इसलिए इस विद्युत का नाम क्या दिया गया? घर्षण विद्युत। अब बढ़ते हैं आगे। यह प्रक्रिया यहीं तक सब नहीं रही। इसके बाद इस प्रक्रिया ने आगे अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। इस पर कई प्रयोग किए गए। पहला प्रयोग किया गया आवेशों से संबंधित। जैसे कि आपको पता है आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण और धन। तो ऋण और धन आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? तब ऋण और धन आवेश की उत्पत्ति में जिसका प्रारंभ है, तो इसमें क्या हुआ? कांच की छड़ को, किस छड़ को? कांच की छड़ को। तो देखें, हम देख रहे थे ऋण आवेश और धन आवेश का किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? कुछ समय बाद यह प्रयोग कांच की छड़ को रेशम की कपड़े पर घर्षण किया गया। कांच की छड़ को जब रेशम की कपड़े पर घर्षण किया तो उन्होंने पाया कि आवेश उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो रहा है। पुनः इन्होंने कांच की छड़ ली और फिर इन्होंने रेशम की कपड़े पर घर्षण किया और फिर आवेश उत्पन्न हुआ। लेकिन जब इन दोनों छड़ों को यह पास में ले गए तो उन्होंने पाया कि यह दोनों छड़ एक दूसरे से, जैसे एक कांच की छड़ ये है, एक कांच की छड़ ये है, जैसे इस आवेश को इसके पास ले गए तो एक कांच की छड़ इस प्रकार दूर जाने लगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब दोनों कांच की छड़ों को पास ले जाया गया तो यह यहां पर क्या होने लगा? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खालों से घर्षण किया गया और आवेश उत्पन्न हुआ। और पुनः एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण किया गया पुनः आवेश उत्पन्न हुआ। लेकिन जब इन दोनों क्षणों को पास में लाया गया तब प्रतिकर्षण उत्पन्न हुआ। जब इन दोनों क्षणों को पास में लाया गया प्रतिकर्षण उत्पन्न हुआ। किंतु जब कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाया घर्षण करने के बाद तो इन्होंने देखा कि आकर्षण उत्पन्न हुआ है। आकर्षण उत्पन्न हुआ तो वैज्ञानिक ने धारणा दी कि कांच की छड़ से को जब रेशम के कपड़े से उत्पन्न घर्षण करते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है वह ऋण आवेश है, और जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से उत्पन्न घर्षण करते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है वह आपका धन आवेश है। इस परिकल्पना के आधार पर आवेश से संबंधित कुछ प्रयोग दिए गए।
इस परिकल्पना के आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर पहला नियम दिया गया कि जब समान प्रकार के आवेशों को आपस में जोड़ा जाता है, जब समान प्रकार के आवेशों को आपस में जोड़ते हैं तब प्रतिकर्षण होता है। दूसरा दिया, जब असमान प्रकार के, आप नोट कर लीजिए, जब असमान प्रकार के आवेशों को आपस में जोड़ते हैं तब आकर्षण उत्पन्न होता है। इस परिकल्पना से, इस घटना से दो प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं। जब एक ही समान प्रकार के आवेश को आपस में जोड़ते हैं तब प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। जब असमान अर्थात विपरीत, जैसे कांच की छड़ को एवोनाइट की छड़ से आपस में जोड़ते हैं तब क्या उत्पन्न होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है। साथ ही साथ कुछ समय बाद यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़े एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तभी आवेश उत्पन्न होता है। इसके अलावा भी हम किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तब भी आवेश उत्पन्न होता है। साथ ही साथ ऐसा निश्चित नहीं है कि हम जब बिल्ली की खाल से घर्षण करेंगे तब धन आवेश ही उत्पन्न होगा, ऋण आवेश भी उत्पन्न हो सकता है। यह निश्चित करता है पदार्थ की प्रकृति पर कि कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से घर्षण किया जा रहा है। तो इस परिकल्पना से यह दो समान निष्कर्ष निकले जो हमने आपको बताए। तो यह जो पूरी परिघटना आज हमने आपको समझाया, इसे आज हम पुनः रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने आपको समझाया था विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहती है। हमने इसके बाद आपको विज्ञान की 3 शाखाएं बताई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहती है। फिर इसके बाद हमने आपको विद्युत जो उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसे समझाया। सर्वप्रथम यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईस्वी पूर्व अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण किया तो उन्होंने पाया कि अंबर की छड़ में जो आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो गया है। इस परिकल्पना को लगभग 2000 वर्षों तक किसी वैज्ञानिक ने का इस ओर ध्यान नहीं गया। सन 1600 में इस घटना को नाम दिया गया। अंबर को यूनान के वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन से जो आपका बना है वह इलेक्ट्रिसिटी बना। इलेक्ट्रॉन से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी बना। इसके बाद थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में इस घटना को पुनः रिवाइज किया, इस परिकल्पना को पुनः दोहराया और प्राप्त किया कि वह अज्ञात कारण है जिसके कारण किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में घर्षण करने पर आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत कहती है। यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहा गया। इसके बाद इस प्रयोग को आगे इस प्रक्रिया में गया, प्रगति हुई, तब धन और ऋण के आवेश की परिकल्पना हुई। जब इन कांच की छड़ को रेशम से कपड़े से रगड़ते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण करते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है वह धन आवेश उत्पन्न होता है। जब हम
इस घटना से परिकल्पना से दो निष्कर्ष निकाले कि समान प्रकार के आवेशों को जब हम पास में ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और असमान प्रकार के आवेशों को जब पास में ले जाते हैं तो आकर्षण उत्पन्न होता है। कुछ समय बाद इस घटना को पुनः इस प्रयोग को किया गया और यह सिद्ध किया गया कि यह निष्कर्ष नहीं है कि यह जो आवेश उत्पन्न होता है इन्हीं दो पदार्थों के मध्य उत्पन्न होता है। हम किसी भी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से घर्षण करते हैं तब आवेश उत्पन्न होता है। यह भी अनिवार्य नहीं है कि हम बिल्ली की खाल से कि एबोनाइट की छड़ से घर्षण करने पर धन आवेश उत्पन्न होगा। हम बिल्ली की खाल से किसी दूसरी छड़ को घर्षण करते हैं तो ऋण उस पदार्थ की प्रकृति के पर निर्भर करता है कि ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है कि धन आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो आज का हमें पाठ यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको यह वीडियो किस प्रकार लगा यह जानकारी जरूर दीजिएगा। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।